आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के आर्टिकल 191 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, यानी सदस्यता के लिए अयोग्यताएं या निरर्हताएं। असल में इस आर्टिकल में बात की गई है स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल के एक मेंबर से रिलेटेड 6 अलग अलग डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन से मतलब इस तरह की सिचुएशन से है जिनके अप्लाई होने पर कोई व्यक्ति ना तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो पहले से ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है तो फिर इन 6 में से कोई भी एक सिचुएशन अप्लाई होने पर उसे अपना वो पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 6 डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं इस आर्टिकल में, इनमें से अगर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशंस एक व्यक्ति के मेंबर बनने से पहले भी लागू होंगी और मेंबर बनने के बाद भी लागू होंगी। और जहां तक एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है तो वह तो केवल किसी व्यक्ति के मेंबर बनने के बाद में ही लागू होती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारी की सारी 6 डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में इतनी आसान ट्रिक्स के साथ कि आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो आइए फिर पहले बात कर लेते हैं इन 6 डिस्क्वालिफिकेशंस की शॉर्ट हेडिंग्स के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं इनकी जो हेडिंग्स हैं वो स्टार्ट होंगी इंग्लिश के जो वोवल्स हैं या स्वर हैं, जैसे कि A-E-I-O-U, इन्हीं से। तो इस तरह से ABCD का जो पहला वोवल है उससे हमें हेडिंग प्राप्त होगी पहली डिस्क्वालिफिकेशन की, जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद दूसरी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी हेडिंग रिलेटेड होने वाली है ABCD के दूसरे वोवल E से, लेकिन यहां पर जो E है वो इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा बल्कि हिंदी में लिखा जाएगा। इस तरह से ये हेडिंग हो जाएगी इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद तीसरी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिलेटेड होने वाली है ABCD के तीसरे वोवल I से। इस तरह से इसकी हेडिंग हो जाएगी इंसॉल्वेंट या दिवालिया। फिर चौथी जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसकी हेडिंग स्टार्ट होगी ABCD के चौथे वोवल O से, मतलब कि ये रिलेटेड होगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद से। इसके बाद पांचवी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी हेडिंग भी स्टार्ट होगी O से ही, जो कि होगी अदर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा बनाई गई अन्य विधि। और इसके बाद जो लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिलेटेड होने वाली है ABCD के लास्ट वोवल U से, जो कि है अनसाउंड माइंड या विकृत चित्त से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ABCD का हर एक वोवल हमें एक डिस्क्वालिफिकेशन की हेडिंग दे रहा है, और जो O है इससे तो हमें दो डिस्क्वालिफिकेशन की हेडिंग प्राप्त हो रही हैं। इस तरह से अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो आइए फिर अब जानते हैं इन सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशंस को डिटेल में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिलेटेड होने वाली है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून से। यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस के तहत डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसे फिर हाउस के मेंबर के तौर पर भी डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात की जाए इस बारे में कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनके तहत एक मेंबर को डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है, तो इसका जवाब यह है कि इस कानून के तहत टोटल 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां की किसी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। फर्स्टली, अगर कोई मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर हाउस में चुना जाता है और चुनाव जीतने के बाद में उसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरीली छोड़ देता है तो ऐसे में उस मेंबर की जो मेंबरशिप है वह रद्द कर दी जाएगी। सेकेंड सिचुएशन, अगर कोई मेंबर अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हीप के डायरेक्शंस के अगेंस्ट में जाकर वोट करता है या व्हीप के डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाकर वोटिंग से दूर रहता है तो ऐसे में उसकी मेंबरशिप जो है वो रद्द कर दी जाएगी। इस तरह से ये पहली 2 डिस्क्वालिफिकेशन जो थी ये तो रिलेटेड हो गई इस तरह के मेंबर से जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन अब जो तीसरी डिस्क्वालिफिकेशन होगी इस कानून के तहत वो रिलेटेड होगी एक इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय मेंबर से। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर हाउस का मेंबर बनने के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद चौथा और लास्ट पॉइंट रिलेटेड होगा नॉमिनेटेड मेंबर से। ये इस तरह के मेंबर्स होते हैं जो कि चुनाव जीतकर हाउस का मेंबर नहीं बनते बल्कि सीधे ही हाउस में नॉमिनेट या मनोनीत कर दिए जाते हैं। इस तरह के नॉमिनेटेड मेंबर्स को 6 महीने का समय दिया जाता है
कि वह हाउस का मेंबर बनने के 6 महीने के भीतर भीतर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये 6 महीने गुजर जाने के बाद में अगर वह किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर ऐसे में उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द की जा सकती है इस कानून के तहत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत टोटल 4 ऐसी सिचुएशन हैं जहां की किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इन 4 में से पहली 2 सिचुएशन तो रिलेटेड थी इस तरह के मेंबर से जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत कर आए थे, और उसके बाद तीसरी सिचुएशन रिलेटेड थी इंडिपेंडेंट या निर्दलीय मेंबर से, और चौथी और अंतिम सिचुएशन रिलेटेड थी नॉमिनेटेड मेंबर से। इस तरह से अगर इन 4 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ध्यान में रह जाएंगे बहुत ही आसानी से। इसी के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड हमारी पहली डिस्क्वालिफिकेशन जो थी वो तो हो गई है कंप्लीट। दूसरी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी हेडिंग स्टार्ट होगी एबीसीडी के दूसरे वोवल ई से, लेकिन यहां पर ई जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा बल्कि हिंदी में लिखा जाएगा। तो इस तरह से इस दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन की हेडिंग होगी इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारतीय नागरिकता का नहीं होना। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या फिर अपनी इच्छा से ही उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, या फिर वो व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री के प्रति अपनी एलिजियंस यानी निष्ठा या अडहेरेंस यानी अनुशक्ति को स्वीकार किए हुए है, तो ऐसे हालातों में वो व्यक्ति एक मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर वह पहले से ही हाउस का मेंबर है तो फिर उसे अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। इसी के साथ इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड जो दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन थी वो भी हो गई है कंप्लीट। तीसरी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिलेटेड होने वाली है एबीसीडी के तीसरे वोवल आई से। तो इस तरह से इसकी हेडिंग होगी इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट यानी अनुन्मोचित दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ऐसे हालातों में ना तो वह मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो पहले से ही मेंबर है तो फिर उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ एक इंसॉल्वेंट या दिवालिया व्यक्ति से रिलेटेड जो तीसरी क्वालिफिकेशन है आज की वीडियो की वो भी हो गई है कंप्लीट। हमारी जो चौथी डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिलेटेड होने वाली है एबीसीडी के चौथे वोवल ओ से, यानी कि ये रिलेटेड होगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद से। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद पर है तो ऐसे में ना तो वह हाउस का मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो पहले से ही हाउस का मेंबर है तो फिर उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो वर्ड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके अंतर्गत इस तरह के पद शामिल नहीं है जिन्हें कि किसी कानून या लीगल प्रोविजंस के द्वारा इस वर्ड के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह के लीगल प्रोविजन का सबसे बड़ा एग्जांपल है इस आर्टिकल का ही एक एक्सप्लेनेशन, जिसके प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में मंत्री के पद पर है तो फिर ऐसे में यह मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब कि कोई एक व्यक्ति हाउस का मेंबर और मंत्री पद दोनों पर एक साथ रह सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद से रिलेटेड हमारी जो चौथी डिस्क्वालिफिकेशन थी वो भी हो गई है कंप्लीट। पांचवी जो डिस्क्वालिफिकेशन है आज की वीडियो की वो भी रिलेटेड होने वाली है ओ से ही, जो कि होगी अदर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा बनाई गई अन्य विधि। कहने का मतलब कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जिसके द्वारा मेंबर का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को या किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर करने की बात की जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति फिर डिस्क्वालीफाइड ही माना जाएगा। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए इसी तरह के कानून का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट में एक मेंबर के लिए बहुत सी डिस्क्वालिफिकेशंस को डिस्क्राइब किया गया है, और इन डिस्क्वालिफिकेशंस में से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन है सेक्शन 8 में डिस्क्राइब की गई एक डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 8 के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया जाता है जिसके तहत सजा के तौर पर उसे 2 साल या 2 साल से भी ज्यादा की जेल हो जाती है तो वो न केवल मेंबर बने रहने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा बल्कि जेल से छूटने के 6 साल बाद तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। इसी तरह की और भी कई डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है इस एक्ट में, जिनके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। इसी के साथ अदर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट से रिलेटेड जो पांचवी डिस्क्वालिफिकेशन थी वो भी हो गई है कंप्लीट। आज की वीडियो की जो लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिलेटेड होने वाली है एबीसीडी के लास्ट वोवल यू से। तो इस तरह से इस लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन की हेडिंग हो जाएगी अनसाउंड माइंड।
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी सक्षम न्यायालय के द्वारा अनसाउंड माइंड या विकृत चित्त डिक्लेयर किया जा चुका है, तो ऐसे हालातों में ना तो वह मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो पहले से ही मेंबर है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द की जा सकती है। अनसाउंड माइंड से रिलेटेड इस लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया इस आर्टिकल में दी हुई सारी की सारी 6 डिस्क्वालिफिकेशंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 102 में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद से रिलेटेड जो 6 डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी थी, और इस आर्टिकल में यानी आर्टिकल 191 में एक स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के लिए जो 6 डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि इनमें जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, यहां तक कि एक छोटे से वर्ड का भी। ठीक है,